हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड कंटेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को देखिए, वहां से आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में, स्फिंगोलिपिड्स के बारे में और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में क्लियर हो जाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो थर्ड कैटेगरी के लिपिड होती है दैट इज स्टेरॉल्स, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टेरॉल की स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शन के अलावा स्टेरॉल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे वाइटल रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर सकते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं, बाइल एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी ऐसी विटामिन है फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में, इन सारे प्रोसेसेस के बारे में हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में स्टेरॉइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टेरॉल्स के स्ट्रक्चरल फंक्शन की स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि स्टेरॉल्स जो होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल लिपिड्स present in the most of the plasma membrane of the most of the eukaryotes। यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली एक तरह की स्ट्रक्चरल लिपिड होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस का बना होता है, ठीक है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस का बना होता है जिसके पास 4 फ्यूज्ड रिंग होती हैं कंटेनिंग 4 फ्यूज्ड रिंग। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक स्टेरॉल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इस स्ट्रक्चर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे स्टेरॉयड न्यूक्लियस कहाँ पे है और वो चारों रिंग कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ए, बी, सी और डी, ये चारों रिंग जो है ये हाइड्रोकार्बन रिंग है और ये चारों रिंग आपस में फ्यूज हैं और ये मिल करके बनाती हैं इस स्टेरॉल का स्टेरॉयड न्यूक्लियस, ठीक है। और इस रिंग के पास, इन चारों रिंग्स में से 3 रिंग ऐसी हैं, 3 रिंग्स ऐसी होती हैं जिनके पास 6 कार्बन होते हैं और एक रिंग ऐसी होती है जिसके पास 5 कार्बन होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंग ए, बी और सी, ये तीनों रिंग ऐसी हैं जिनके पास 6 कार्बन हैं और रिंग डी जो है इसके पास 5 कार्बन है, ठीक है। तो स्टेरॉल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस से मिलकर के बना होता है जिसके पास 4 फ्यूज्ड रिंग होती हैं, ठीक है। इसी समय हम लोग स्टेरॉयड न्यूक्लियस के बारे में कुछ और बेसिक सी बातें जान लेते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। स्टेरॉयड न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट प्लेनर होता है और ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिजिडिटी कहां से आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्सिमम बॉन्डिंग है इस स्टेरॉयड न्यूक्लियस में वो कार्बन और कार्बन के बीच में है, ठीक है। और ये रिजिडिटी इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से यहाँ पे रिजिडिटी आती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सिस्टम में जितने भी तरह के स्टेरॉल्स नोन है वो सारे के सारे डिराइव्ड होते हैं एक 5 कार्बन आइसोप्रीन सब यूनिट से। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम 5 कार्बन आइसोप्रीन सब यूनिट, ओके। और आइसोप्रीन सब यूनिट कंटेनिंग जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी को स्पेसिफिक ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है जिस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीनोइड्स। आइसोप्रीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग आइसोप्रीनोइड्स के अंडर में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो आइसोप्रीनोइड्स और आइसोप्रीनोइड ग्रुप के एग्जांपल्स होते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उसमें, फैट सॉल्युबल विटामिन आप लोग जानते हैं, विटामिन ए, डी, ई,
और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्विनोन्स, इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लास्टोक्विनोन्स, यूवी क्विनोन्स, हम लोग आगे चल के इनके बारे में डिस्कस करेंगे। टर्पीन्स और इसके अलावा टर्पीन्स के अलावा डॉलिकॉल्स क्या होती है? डॉलिकॉल्स लिपिड्स होती हैं। डॉलिकॉल्स लिपिड्स प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? ये प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में। और काम क्या करती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग द एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन। हम लोग प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डॉलिकॉल्स और स्टेरॉल्स, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आइसोप्रेनॉइड ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से स्टेरॉल्स पाए जाते हैं। एनिमल में कौन से पाए जाते हैं, प्लांट्स के केस में कौन कौन से स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, फंजाई में क्या कंडीशन होती है, बैक्टीरिया में कौन से स्टेरॉल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की। ठीक है, एनिमल के केस में एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेजर स्टेरॉल होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल is the major sterol. Cholesterol is the major sterol in the plasma membrane of animals. एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजर स्टेरॉल होता है कोलेस्ट्रॉल एंड इट इज एब्सेंट इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया और प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मैंने कहा कि एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली जो स्टेरॉल्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या एक तरह की स्ट्रक्चरल लिपिड है। और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी तरह के लिपिड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो सारे के सारे एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल भी कैसे नेचर का होगा? एम्फीपैथिक इन नेचर। ये भी एम्फीपैथिक नेचर का होता है, एम्फीपैथिक इन नेचर। ठीक, अब एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं उनके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों रीजन होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैंने जो स्टेरॉल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाता हूं कि कहाँ पे इसमें पोलर हेड है और कहाँ पे नॉन पोलर टेल है। तो आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 3 से एक OH ग्रुप लगा हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि जो OH ग्रुप होता है वो पोलर ग्रुप होता है। ठीक है, इसका मतलब ये OH ग्रुप बनाएगा कोलेस्ट्रॉल का पोलर हेड, ये हो जाता है इसका पोलर हेड। और ये पूरा पोर्शन स्टेरॉइड न्यूक्लियस से लेकर के और ये 17 नंबर कार्बन से लगी हुई ये एल्काइल चेन, 17 नंबर कार्बन से एक एल्काइल चेन लगी रहती है। एल्काइल चेन आप कहिए या फिर हाइड्रोकार्बन चेन कहिए, एल्काइल चेन, ये पूरा पोर्शन मिलकर के बनाता है इसका नॉन पोलर रीजन, नॉन पोलर टेल। ये पूरा का पूरा रीजन इसका मिलकर के बनाता है नॉन पोलर टेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल है, इसीलिए यह मॉलिक्यूल कैसा है? एम्फीपैथिक नेचर का है। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है लीवर में। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज्ड इन लीवर में सिंथेसाइज होता है। लीवर में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम लोग हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स में होता है। और हिपैटोसाइट्स में कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और कौन से पाथवे के थ्रू होता है? तो वाया मेवालोनेट पाथवे के थ्रू ये सिंथेसाइज होता है। तो अब आपके यहां से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस किस ऑर्गन में होती है?
तो लीवर में होती है, किस सेल में होती है तो हिपेटोसाइट में होती है, किस ऑर्गेनेल में होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, और किस पाथवे के थ्रू होती है तो मेवालोनेट पाथवे के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि प्लांट्स के केस में कौन से स्टेरॉल्स पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के केस में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, तो वहां पे स्पेसिफिक टाइप के स्टेरॉल्स पाए जाएंगे और वो कौन से हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्लांट्स के केस में जो मेजर स्टेरॉल्स होते हैं, प्लांट्स में जो मेजर स्टेरॉल्स होते हैं वो होते हैं स्टिग्मोस्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल एंड 24 एथाइल स्टेरॉल जो होता है ये 2 एपिमेरिक फॉर्म में आपको मिल सकती है, ये पाया जाता है प्लांट सिस्टम में। एक होता है अल्फा एपिमर और दूसरा होता है बीटा एपिमर। इसीलिए कहीं कहीं पे इसको 224 एथाइल स्टेरॉल भी लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसके 2 एपिमेरिक फॉर्म पॉसिबल हैं, इसीलिए इसको 224 एथाइल स्टेरॉल लिखा जाता है। ठीक है, प्लांट्स में स्ट्रक्चरल फंक्शन के अलावा ये स्टेरॉल्स जो होते हैं प्लांट की एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे, जब हम आपको प्लांट के एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के बारे में बताएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि स्टेरॉल्स वहां पे क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई के केस में भी स्पेसिफिक स्टेरॉल पाए जाते हैं। फंजाई में जो मेजर स्टेरॉल होता है वो होता है अर्गोस्टेरॉल। फंजाई के केस में जो स्टेरॉल पाए जाते हैं वो होते हैं अर्गोस्टेरॉल। ठीक है, अब हमने प्लांट की बात कर लिया, एनिमल की बात कर लिया और फंजाई की बात कर लिया। अब हम लोग पहुंचते हैं बैक्टीरिया के केस में क्या होता है। ठीक है, तो जब मैंने आपको पहली ही लाइन स्टेरॉल के बारे में बताया था तब वहां पे हमने आपको बताया था कि जो स्टेरॉल्स होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल लिपिड्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स। वहां पे कहीं भी मैंने बैक्टीरिया का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती हैं वो स्टेरॉल सिंथेसाइज नहीं करती हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स does not synthesize sterols. Bacterial cells does not synthesize sterols. ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स स्टेरॉल सिंथेसाइज नहीं करती हैं। ठीक, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे देखे गए हैं जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सोजीनस स्टेरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ इनकॉर्पोरेटेड रहती है। लेकिन अभी ये प्रोसेस फुल्ली नोन नहीं है कि वो कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो कि इस तरह से एक्सटर्नल स्टेरॉल्स के साथ में इनकॉर्पोरेट रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, तो कुछ आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं। स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करते हैं। उन्हें हम लोग टर्म देते हैं होपेनॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल होपेनॉइड्स का एक एग्जाम्पल होता है बैक्टीरियो होपेन टेट्रॉल या BHT शॉर्ट में इसको लिखा जाता है। ये बैक्टीरियो होपेन टेट्रॉल जो होता है ये आर्की बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। और आपको पता होगा कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में ये बैक्टीरियो होपेन टेट्रॉल उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन थी बैक्टीरिया के केस में। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्टेरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह से अरेंज्ड रहते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स के अरेंजमेंट को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल लिया है। एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल किस तरह से अरेंज रहते हैं, इस बात को समझने के लिए हमारा कुछ पॉइंट्स का जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इस रिजिडिटी की वजह से वो खुद से बाइलेयर का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। इट कैन नॉट फॉर्म लिपिड बाइलेयर इटसेल्फ। तो क्या होता है, दे आर इंसर्टेड विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, पहले से ही बनी हुई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में इंसर्टेड रहते हैं। तो ये किस तरह से इंसर्टेड रहते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाइलेयर का सेक्शनल कट बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं। तो किस तरह से अरेंज है, मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 3 से एक OH ग्रुप लगा होता है जो उसका पोलर हेड बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो OH ग्रुप होता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का, वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के पोलर हेड के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप पोलर हेड के साथ में एक्सपोज है, और जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस और एल्काइल चेन होती है वो नॉन पोलर रीजन बनाती है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का। तो क्या होगा कि वो जो पूरा रीजन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो टेल्स होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में इंसर्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फंक्शन क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला तो ये फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करते हैं, और दूसरा ये लिपिड राफ्ट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फ्लूइडिटी बफर का मतलब ये होता है कि ये मेम्ब्रेन की ऑप्टिमल फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी वाले टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जब कभी भी सेल्स हायर टेम्परेचर की तरफ एक्सपोज होती हैं तो इनकी फ्लूइडिटी जो होती है वो ऑप्टिमल लेवल से बढ़ने लगती है। ऐसी कंडीशन में सेल्स अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हैं। और अभी भी मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक रिजिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। रिजिडिटी की वजह से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जब मेम्ब्रेन में बढ़ने लगते हैं तो इनकी जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोफोबिक टेल्स के साथ इंटरेक्ट करके मेम्ब्रेन की ऑप्टिमल फ्लूइडिटी को मेंटेन रखती है। सिमिलरली जब कभी भी सेल्स लोअर टेम्परेचर की तरफ जाने लगती हैं तो इनकी फ्लूइडिटी ऑप्टिमल लेवल से डिक्रीज होने लगती है। ऐसे कंडीशन में सेल्स क्या करती हैं, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स के कंसंट्रेशन को कम कर लेती हैं, ठीक है। इस तरह से स्टेरॉल्स के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके मेम्ब्रेन अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखती है, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये लिपिड राफ्ट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको स्फिंगोलिपिड वाले टॉपिक में भी बताया था कि स्फिंगोलिपिड्स जो होती हैं वो स्फिंगोलिपिड्स जो होती हैं स्फिंगोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल के साथ में मिलकर के कोलेस्ट्रॉल के साथ में मिलकर के मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे माइक्रोडोमेन्स बनाती हैं। माइक्रोडोमेन्स बनाती हैं, और इन्हीं माइक्रोडोमेन्स को हम लोग नाम देते हैं मेम्ब्रेन राफ्ट या फिर लिपिड राफ्ट। और ये जो लिपिड राफ्ट वाला पोर्शन होता है सेल मेम्ब्रेन में ये कहीं कहीं पे पाया जाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और ये सेल मेम्ब्रेन का हाईली एक्टिव पोर्शन होता है, ठीक है। जितनी भी तरह की सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सारी की सारी इसी एरिया में होती हैं, चाहे वो किसी मॉलिक्यूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो सिग्नलिंग प्रोसेस हो, चाहे वो एंडोसाइटोसिस हो, सारी प्रोसेसेस इसी रीजन से होती हैं जो कि हाईली एक्टिव रीजन होता है, और इसको हम लोग मेम्ब्रेन राफ्ट या लिपिड राफ्ट बोलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स कॉन्सेप्चुअल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।